नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज क्या कीव पर फिर कहर बरपने वाला है? यूरोप कैसे यूक्रेन का अंधेरा मिटाएगा? इजराइल और ईरान की लड़ाई में तुर्की क्यों कूद गया? और ईरान के कमांडर रहे कासिम सुलेमानी का भूत अब किसके पीछे पड़ गया? ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूस के मीडिया ने दावा किया कि रूस यूक्रेन पर नहीं, अमेरिका पर परमाणु हमले का अभ्यास कर रहा है। रूस की न्यूक्लियर ड्रिल के बाद वहां के मीडिया में लगातार इस पर चर्चा हो रही है, जिसमें रूस के मीडिया ने यह तक बोल दिया कि बाइडेन खतरे में है, क्योंकि रूस ने जो ड्रिल की वो अमेरिका पर हमले की ड्रिल थी। रूस के न्यूज चैनल पर हुई इस चर्चा की क्लिप तेजी से वायरल हो रही है। अमेरिका ने इसे रूसी मीडिया का प्रोपेगेंडा बताया और दलील दी कि यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि रूस यूक्रेन में हार रहा है। लेकिन रूस के मीडिया का कहना है कि न्यूक्लियर ड्रिल करके रूस ने जिस तरह के तेवर दिखाए उससे पश्चिमी देश डर गए हैं, क्योंकि पुतिन ने अपनी निगरानी में न केवल परमाणु अभ्यास करवाया बल्कि डंके की चोट पर यह भी बोल दिया कि यूक्रेन युद्ध एक गृह युद्ध है, क्योंकि यूक्रेन रूस का हिस्सा है और वहां चल रही जंग से किसी पश्चिमी देश का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मतलब पुतिन कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन पर मिसाइल चलाए या वहां बम फोड़े, उससे किसी पश्चिमी देश को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां युद्ध नहीं गृह युद्ध चल रहा है और वहां जो होना होगा उसका फैसला रूस कर लेगा। लेकिन ये तो पुतिन कह रहे हैं, बाइडेन इसे नहीं मानते। वो कभी यूक्रेन को ताकतवर हथियार देते हैं तो कभी न्यूक्लियर ड्रिल करके पुतिन को डराना चाहते हैं। लेकिन पुतिन को डराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि नेटो की ड्रिल के दौरान ही रूस ने भी न्यूक्लियर ड्रिल की, वो भी पुतिन की आंखों के सामने। क्योंकि रूस ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से जो अभ्यास किया उसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया, क्योंकि पुतिन ने जो किया वो डंके की चोट पर किया। उनकी आंखों के सामने जमीन, पानी और हवा में मिसाइलें दागी गईं, जिसके वीडियो रूस के न्यूज चैनल पर एक बार नहीं बार बार चले। और रूस की इस न्यूक्लियर ड्रिल पर लंबी लंबी चर्चा हुई, जिसमें दावा किया गया कि रूस ने जो ड्रिल की वो यूक्रेन नहीं, अमेरिका पर परमाणु हमले का अभ्यास थी। Мы сегодня тренировались уничтожать Соединенные Штаты Америки и некогда Великую Британию. Так? Абсолютно верно. И если бы रूसी मीडिया पर हो रही इस चर्चा की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई और वायरल होते होते अमेरिका तक पहुंच गई, जिसके बाद अमेरिका में लोग इसे रूस का प्रोपेगेंडा बताने लगे। यही नहीं, ये तो कहा गया कि रूस यूक्रेन में जंग हार रहा है इसलिए परमाणु युद्ध की बात कर रहा है, या यूं कहें कि दुनिया को परमाणु जंग की ओर धकेलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रूस का मीडिया इन बातों से बेफिक्र है और अमेरिका को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। ये तक कहा गया कि बाइडेन खतरे में है, तो बाइडेनु не сдобровать. जबकि बाइडेन रूस की न्यूक्लियर ड्रिल शुरू होने से पहले ही बोल चुके हैं कि रूस ने न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल किया तो ये एक बड़ी गलती होगी, जिसकी सजा भी बड़ी होगी। Russia would be making an incredibly serious mistake for it to use a tactical nuclear weapon. मतलब महायुद्ध की आग में दोनों तरफ से घी डाला जा रहा है, क्योंकि अगर रूस की ओर से भड़काऊ बयान आता है तो अमेरिका का जवाब भी वैसा ही होता है और दोनों तरफ से तलवारें खिंच जाती हैं, क्योंकि अक्टूबर में ही दुनिया की दोनों महाशक्तियों ने अपने परमाणु हथियारों का दम दिखा दिया है। बेल्जियम में चल रही नेटो की ड्रिल 30 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें अमेरिका का B-52 बॉम्बर और F-16 समेत 60 से ज्यादा लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं रूस ने भी न्यूक्लियर ड्रिल की, जिसमें उसने मिसाइलें दागकर नेटो को सीधी चुनौती दे डाली, जिसके बाद ऐसा लगने लगा कि रूस 2 मोर्चों पर जंग लड़ने का मन बना चुका है। यूक्रेन में वो वैसे ही खूनी खेल खेल रहा है। कीव का हाल नर्क जैसा हो गया है और वहां के कई बड़े शहर शमशान में बदल चुके हैं। और अब वो अमेरिका से दो हाथ करने के मूड में है, क्योंकि पुतिन ने बिना किसी डर के ड्रिल की, वो भी अमेरिका को पहले से बताकर, जिसका मतलब साफ है कि रूस जो करेगा सामने से करेगा और ठीक वैसे ही करेगा जैसे उसने यूक्रेन में 24 फरवरी की सुबह किया था, जिसके बाद 9 महीने से बाइडेन एंड कंपनी पुतिन की सेना को यूक्रेन से निकालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही। उधर यूक्रेन में परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करने वाले पुतिन के दावे पर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने शक जताया, क्योंकि पश्चिमी मीडिया भी दावा कर चुका है कि यूक्रेन में मिल रही हार से पुतिन बुरी तरह बौखला चुके हैं और वो कभी भी यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर परमाणु बम गिरा सकते हैं। उनके आदेश पर रूस की सेना परमाणु हमले के अभ्यास के लिए बड़ी न्यूक्लियर ड्रिल भी शुरू कर चुकी है। लेकिन परमाणु हमले की तैयारियों के बीच पुतिन के एक बयान ने अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यूक्रेन पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना से साफ इनकार कर दिया। Нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никакого. मतलब यह कि जो रूस महीनों से परमाणु हमले की धमकी देता आ रहा है, उसके तेवर बदलते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अमेरिका उनके दावे पर यकीन करता नहीं दिख रहा, क्योंकि पहले भी कई ऐसे मौके आए जब पुतिन अपने वादे से मुकर गए थे।
और इसका सबसे बड़ा सबूत है यूक्रेन पर हमला। 24 फरवरी को यूक्रेन में अपनी सेना को भेजने से एक दिन पहले तक पुतिन ने हमले से इनकार किया था। तब भी उन्होंने ये कहा था कि रूसी सेना अपनी तैयारियों को परखने के लिए अभ्यास में जुटी है। इसके बावजूद रूसी फौज ने अचानक यूक्रेन पर धावा बोल दिया था। इसीलिए बाइडेन ने पुतिन को बेहद खूंखार बताते हुए परमाणु हमले पर दिए उनके बयान पर सवाल खड़े कर दिए। If he has no intention, why does he keep talking about it? मतलब ये कि अमेरिका ये मान चुका है कि पुतिन कभी भी परमाणु हमला कर सकते हैं। इसीलिए बाइडेन ने उन्हें इसके लिए गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी। इस बीच यूक्रेन की तरफ से एक हैरान करने वाला दावा किया गया। यूक्रेन को डर है कि पुतिन की फौज यूक्रेन में आतंकवादियों जैसे हमले कर सकती है। ये बात यूक्रेन की फौज के बड़े अधिकारियों की तरफ से कही गई। साथ में यह भी दावा किया गया कि यह जानकारी उन्हें रूस की ही फौज के सूत्रों से मिली है, जो यूक्रेन की जंग की दिशा बदल सकती है, क्योंकि यूक्रेन को डर है कि पुतिन इस बार कुछ ऐसा करेंगे जिससे अकेला यूक्रेन नहीं बल्कि यूरोप के कई देश हिल जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से ज़ेलेंस्की लगातार पुतिन पर हमला कर रहे हैं, लेकिन इस बार का यूक्रेन का दावा हैरान करने वाला है। यूक्रेन की फौज को लग रहा है कि पुतिन की सेना अब कमजोर पड़ने लगी है। इसीलिए उसने यूक्रेन को तबाह करने के लिए प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया, जो दूसरे हर प्लान से ज्यादा खतरनाक है। यूक्रेन की फौज दावा कर रही है कि हार की झुंझलाहट में पुतिन सब कुछ तबाह करना चाहते हैं। यूक्रेन का दावा है कि खैरसोन में पुतिन के पैरों तले जमीन खिसक रही है, इसलिए वो अब आतंकी साजिश बुनने में लगे हैं। ऐसी साजिश जिसका मकसद यूक्रेन को पाना या जमीन के किसी टुकड़े पर कब्जा करना नहीं होगा, बल्कि मकसद होगा केवल तबाही करना, ताकि यूक्रेन भी अपनी सेना की जीत का जश्न न मना पाए। और दावा यह है कि पुतिन की साजिश जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाने की है। यूक्रेन की फौज के अधिकारियों का दावा है कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को उड़ाने का प्लान बना लिया गया है, ताकि बहुत बड़े पैमाने पर तबाही की जा सके। जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पूरे यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। पूरे यूक्रेन को बिजली इसी पावर प्लांट से पहुंचती है। इतने बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट को अगर उड़ाया गया तो किसी और परमाणु धमाके की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना नुकसान किसी एक परमाणु बम से होगा, उससे भी कहीं ज्यादा नुकसान इस पावर प्लांट को उड़ाकर किया जा सकता है। ऐसी रेडिएशन फैल सकती है जिसकी चपेट में यूरोप के कई देश तक आ सकते हैं। जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट एक ऐसा टाइम बॉम्ब है जिसके ऊपर पुतिन की सेना बैठी हुई है। जंग शुरू हुई थी फरवरी के आखिरी हफ्ते में और मार्च में इस पावर प्लांट पर पुतिन का कब्जा हो गया था। उसी वक्त से कहा जा रहा था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा करने के पीछे बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि पुतिन उस वक्त भी बहुत आगे की सोच रहे थे। ये पावर प्लांट पुतिन के लिए प्लान बी हो सकता है, यानी इसका इस्तेमाल सिर्फ उस वक्त किया जाएगा जब खैरसोन या जापोरिजिया पुतिन के हाथ से निकलने वाला होगा। और यूक्रेन की फौज यही दावा कर रही है। ज़ेलेंस्की बार बार कह रहे हैं कि वो खैरसोन पर फिर से कब्जा करने वाले हैं, और खैरसोन के कुछ इलाकों में तो वो रूस की फौज को खदेड़ भी चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार यूक्रेन में परमाणु बम से होने वाली तबाही की आशंका जताई जा रही है। पहले पुतिन की तरफ से तो बाद में यूक्रेन की तरफ से डर्टी बम के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार ज़ेलेंस्की का डर डर्टी बम से भी बड़ा है। उनका दावा है कि पुतिन ने जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को उड़ाने का प्लान बना लिया है, लेकिन ये काम पुतिन अपनी फौज से नहीं करवाएंगे। बल्कि यूक्रेन का दावा है कि पुतिन ये काम बिल्कुल ऐसे करवाएंगे जिससे ये आतंकी हमला लगे। यानी किसी भी तरह पुतिन की फौज के चेहरे पर कालिक न पुते, पुतिन के लिए सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हालांकि खैरसोन पर यूक्रेन के दावे हैरान करने वाले हैं। एक तरफ पुतिन खैरसोन से आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन का दावा है कि वो रूस की फौज को खदेड़ रहा है। इसीलिए संकेत ये भी मिल रहे हैं कि यूक्रेन में एक बहुत बड़ी तबाही दस्तक दे रही है। इधर बिहार विधानसभा के उपचुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं करेंगे। गठबंधन में रहते हुए प्रचार से उनके इनकार पर सियासत शुरू हो गई। हालांकि उन्होंने प्रचार न करने की वजह अपने पेट और पैर में लगी चोट को बताया। ठीक हो जाएगा तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए महागठबंधन पर निशाना साधा। गठबंधन कम, ठगबंधन ज्यादा है। बिहार की मोकामा और गोपालगंज सीट पर नवंबर में उपचुनाव होंगे। उधर एलोन मस्क ट्विटर के नए मालिक बन गए। उन्होंने ट्विटर की कमान संभालते ही उसके सीईओ पराग अग्रवाल को कंपनी से बाहर कर दिया। और यही नहीं, पराग अग्रवाल के अलावा ट्विटर के सीएफओ नेट सेगल और कानूनी मामलों के अधिकारी की भी कंपनी से छुट्टी हो गई। एलोन मस्क ने गुरुवार को ही ट्विटर के साथ डील पूरी की थी। इस बीच शाहरुख खान ने बीसीसीआई की तारीफ की। एक दिन पहले क्रिकेट बोर्ड ने महिला क्रिकेटरों की फीस पर बड़ा फैसला लिया था, जिस पर शाहरुख खान ने ट्वीट किया और इस फैसले को ऐतिहासिक कदम बताया। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने महिला क्रिकेटरों को भी पुरुष क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के बराबर मैच फीस देने की जानकारी दी थी, जिसके बाद शाहरुख समेत कई कलाकारों ने इस फैसले का स्वागत किया।
उधर ईरान वर्सेस इजराइल में एक ऐसी एंट्री हो गई है जिसने ईरान की रातों की नींद हराम कर दी है, क्योंकि इस देश ने ईरान के दुश्मन इजराइल से हाथ मिला लिया है। यह देश है तुर्की। तुर्की और इजराइल के रिश्तों पर बीते एक दशक से भी ज्यादा वक्त से बर्फ जमी थी, लेकिन इजराइल ने अब तुर्की से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दिया है। और वो दोस्ती ईरान और इजराइल के बीच बरसों से सुलग रही आग में घी डालने का काम कर सकती है। ईरान और इजराइल का 36 का आंकड़ा जग जाहिर है और ईरान के तुर्की से रिश्ते भी ठंडे हैं। बात चाहे सीरिया की हो, लीबिया की या फिर अजरबैजान की, ईरान और तुर्की हर जगह एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। ऐसे में लोहे को गर्म देख इजराइल ने उस पर हथौड़ा मार दिया और उसके रक्षा मंत्री तुर्की पहुंच गए। एक दिन पहले उन्होंने राजधानी अंकारा में राष्ट्रपति रेजेप ताइप एर्दोगान और वहां के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। एक दशक से भी ज्यादा वक्त में यह पहली बार हुआ जब इजराइल के किसी टॉप रक्षा अधिकारी ने तुर्की का दौरा किया, जिसने ईरान का बीपी हाई कर दिया, क्योंकि अगर तुर्की और इजराइल साथ आ गए तो ईरान का पश्चिम एशिया पर राज करने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। ऊपर से तुर्की ईरान का पड़ोसी भी है। ऐसे में अगर ईरान का दुश्मन इजराइल उसके पड़ोस में आकर बैठ जाए तो ईरान के हाथ पांव फूल नहीं है। जून में ही खबर आई थी कि ईरान तुर्की में मौजूद इजराइल के नागरिकों को निशाना बना सकता है। कहा गया था कि तुर्की ने ही यह खुफिया जानकारी इजराइल को पहुंचाकर ईरान का प्लान चौपट कर दिया था। तभी से इजराइल और तुर्की की बढ़ती नजदीकियों ने ईरान की त्योरियां चढ़ा दी थी। ईरान की टेंशन जायज भी है, क्योंकि पश्चिम एशिया के इस इलाके में ईरान, तुर्की और इजराइल तीनों बड़ी ताकतें हैं। तीनों की सेनाएं भी दमदार हैं और तीनों ही एक से बढ़कर एक हथियार बनाने में भी लगे हैं। इसलिए इजराइल और तुर्की के साथ आने का मतलब है कि ईरान का खेल खत्म। यहां तक कि सीरिया में भी ईरान के सितारे ढल सकते हैं, क्योंकि अभी ईरान सीरिया में मलाई खाने में लगा है, लेकिन तुर्की से हाथ मिलाकर इजराइल सीरिया में भी ईरान से हिसाब बराबर कर सकता है। वो इसलिए क्योंकि तुर्की की मौजूदगी सीरिया में भी है। सीरिया में ईरान और तुर्की एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। ईरान सीरिया की सरकार की तरफ है और तुर्की सीरिया की सरकार के खिलाफ खड़े विद्रोहियों के साथ। वहीं इजराइल सीरिया में ईरान के समर्थन वाले लड़ाकों को निशाना बनाता रहता है। ऐसे में इजराइल को तुर्की का संग मिल जाए तो वो सीरिया में भी ईरान का जीना मुहाल कर देगा। इस बीच ईरान ने इजराइल पर उसकी जासूसी करवाने का बहुत बड़ा आरोप लगाया है। ईरान ने अपने यहां से इजराइल के लिए काम करने वाले 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें ईरान ने इजराइल का एजेंट बताया। ईरान का कहना है कि उस पर नजर रखने के लिए इजराइल ने अपने इन जासूसों को उसके यहां छोड़ा हुआ था, लेकिन ईरान ने दावा किया कि उसने इजराइल के प्लान पर पानी फेर दिया, क्योंकि उसने अपने पश्चिमी अजरबैजान प्रांत से उन 10 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। ईरान ने कहा कि ये सभी लोग इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के अधिकारियों के संपर्क में थे। इधर मुंबई में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अहम बैठक हुई, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर सीमा पार से होने वाले हमलों पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने 26/11 मुंबई हमले का भी जिक्र किया और आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया। Acts of terrorism are criminal and unjustifiable. यही नहीं, एस जयशंकर ने 26/11 हमले के गुनहगारों को सजा नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई। उधर राजस्थान के बांसवाड़ा में बीजेपी महिला मोर्चा ने राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आरोप है कि गहलोत सरकार ने बिजली के दाम अचानक बढ़ा दिए, जिससे नाराज होकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। महिला कार्यकर्ताओं के सड़क पर बैठने से हाईवे बंद हो गया और वहां लंबा जाम लग गया। इस बीच चीन के वुहान में एक बार फिर कोरोना से हड़कंप मच गया। वहां कोविड के मामले सामने आने के बाद सरकार ने 3 साल बाद दोबारा लॉकडाउन लगा दिया, जिसकी वजह से 8 लाख लोग घरों में कैद हो गए। वुहान दुनिया का पहला शहर है जहां से 2019 में कोरोना का विस्फोट हुआ था। उधर खबर है कि रूस के इस दावे की पड़ताल की जाएगी कि यूक्रेन अपने ही देश में डर्टी बम फोड़ने की तैयारी में जुटा है। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पुतिन के इस आरोप की जांच करेगी। पुतिन ने 2 रोज पहले ही दावा किया था कि उन्हें यूक्रेन के डर्टी बम वाले प्लान की पूरी जानकारी है और यूक्रेन उसे अपने ही देश में फोड़ने की तैयारी कर रहा है, और ऐसा करके वो ये साबित कर देगा कि हमला रूस ने किया। रूस ने आरोप लगाया कि जंग में हार रहा यूक्रेन एक बेहद खतरनाक खेल खेल रहा है, क्योंकि डर्टी बम कोई आम बम नहीं है, बल्कि ये किसी छोटे परमाणु बम जैसा ही होता है। फटने के वक्त तो ये सिर्फ अपने आसपास के इलाके को ही बर्बाद करता है। लेकिन असली तबाही तो तब मचती है जब धमाके के बाद इसमें भरे रेडिएक्टिव पदार्थ हवा में फैल जाते हैं और फिर कई साल तक लोगों की मौत की वजह बनते हैं। यही वजह है कि पुतिन के दावे की जांच के लिए IAEA की टीम यूक्रेन जाने की तैयारी कर रही है, और वो वहां इस बात का पता लगाएगी कि कहीं यूक्रेन सच में तो डर्टी बम तैयार नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर रूस के दावे में जरा भी सच्चाई है तो ये न सिर्फ यूक्रेन के लोगों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बुरी खबर होगी। क्योंकि ऐसा कोई बम फोड़ते ही जंग की आग कई देशों को अपनी चपेट में ले लेगी। माना जा रहा है कि जैसे ही यूक्रेन डर्टी बम फोड़ने का आरोप रूस पर लगाएगा, अमेरिका समेत नेटो भी जंग में कूद जाएगा,
क्योंकि अब तक पश्चिमी देश हथियार तो दे रहे हैं लेकिन वो जंग से दूर है और रूस का दावा है कि यूक्रेन का अगला कदम ही उन्हें जंग में खींचना है। माना जा रहा है कि जंग में यूक्रेन का काम सिर्फ पश्चिमी देशों से मिले हथियारों से नहीं चल रहा है, इसीलिए वो चाहता है कि अमेरिका और नेटो अपनी पूरी ताकत से पुतिन के खिलाफ मुकाबले में उतर जाएं। रूस ने दावा किया कि इसी वजह से यूक्रेन खुद डर्टी बम फोड़कर आरोप उस पर लगाना चाहता है। लेकिन रूस के इस आरोप में कितना दम है इसका भी पता जल्द ही चलने वाला है। कुछ ही दिनों में यह साफ हो जाएगा कि खुद को साजिश का शिकार दिखाना पुतिन का कोई प्लान तो नहीं है और इसी की आड़ में कहीं रूस ही यूक्रेन पर डर्टी बम तो नहीं दागने वाला है, क्योंकि यूक्रेन ने भी दावा किया कि रूस ही उस पर यह खतरनाक बम गिराने वाला है और ऐसा करने के बाद वो यूक्रेन को ही फंसाने की कोशिश करेगा। यानी जंग के मैदान में एक दूसरे की जान के दुश्मन बने यूक्रेन और रूस अब आरोपों की मिसाइल भी दाग रहे हैं। दोनों देश खुद को सताया हुआ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसके दावे में सच्चाई है इसका पता लगाने के लिए IAEA की टीम यूक्रेन जाएगी। वहां वो इस बात की पड़ताल करेगी कि यूक्रेन के डर्टी बम बनाने या फिर उसके इस्तेमाल करने के दावे में कितनी सच्चाई है। हालांकि रेडिएशन पर नजर रखने वाली UN की संस्था IAEA ने दावा किया कि उसने 1 महीना पहले भी यूक्रेन में जांच की थी, लेकिन तब वहां उन्हें ऐसा कोई परमाणु पदार्थ नहीं मिला था जिसे छिपाकर रखा गया हो। इधर चीन और पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारतीय सेना की नई सड़कें तैयार हो गई। लद्दाख में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इनका उद्घाटन किया, जिसमें श्योक नदी पर बना पुल भी शामिल है। देश के बाकी दूरस्थ इलाके भी तेज भारत से और मजबूती के साथ जुड़ेंगे। लद्दाख में राजनाथ सिंह ने कुल 75 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। भारत का लक्ष्य 2023 तक बॉर्डर तक पहुंचने के लिए 272 सड़कों का निर्माण करना है। उधर उत्तर प्रदेश के बलिया में समाजवादी पार्टी के विधायक के बेटे और पुलिस वालों के बीच जोरदार बहस हुई। पुलिस ने उन्हें रेलवे स्टेशन के पास गाड़ी खड़ी करने से मना किया था, जिससे वो इतना नाराज हो गए कि उन्होंने रोड पर ही हंगामा करना शुरू कर दिया। यहाँ गाड़ी लाके पार्क किया हो। वहीं जैसे ही इसकी जानकारी विधायक संग्राम सिंह यादव को मिली, वो भी वहां पहुंच गए। हालांकि काफी देर बाद मामला शांत हुआ। इस बीच T20 मैच में जिम्बाब्वे से हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी भड़क गए। मोहम्मद आमिर ने हार पर PCB के चीफ रमीज राजा को जमकर खरी खोटी सुनाई और ट्वीट कर सस्ते सिलेक्टर की सस्ती सिलेक्शन करार दिया। साथ ही PCB चीफ रमीज राजा के इस्तीफे की भी मांग की। एक दिन पहले कांटे के मुकाबले में पाकिस्तान को जिम्बाब्वे ने 1 रन से हरा दिया था, जिसके बाद वहां के कई क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भड़के हुए हैं। उधर पुतिन के आदेश पर जंग लड़ रहे रमजान कादिरोव ने पहली बार कबूल किया कि उनके कई लड़ाके यूक्रेन में मारे गए। 27 अक्टूबर को यूक्रेन की सेना ने खैरसोन में कादिरोव के लड़ाकों के एक ठिकाने को निशाना बनाया था और वहां इतनी मिसाइलें बरसाई थीं कि चेचन लड़ाकों को बचने का मौका ही नहीं मिला। यूक्रेन ने दावा किया था कि उनके हमले में 40 से ज्यादा चेचन लड़ाके मारे गए थे। यूक्रेन के मुताबिक कादिरोव के वो लड़ाके एक बिल्डिंग में जमा हुए थे ताकि खैरसोन में यूक्रेन की सेना पर बड़े हमले को अंजाम दिया जा सके, लेकिन इससे पहले कि वो अपने इरादे में कामयाब हो पाते, यूक्रेन ने ही हमला बोल दिया। उसकी मिसाइलों ने उस बिल्डिंग को धराशायी कर दिया जहां चेचन लड़ाके मौजूद थे। हालांकि तब रमजान कादिरोव की तरफ से अपने जवानों के मारे जाने पर एक बयान तक नहीं आया था। लेकिन अब कादिरोव इस बात को मान रहे हैं कि यूक्रेन ने उनके चेचन लड़ाकों पर अब तक का सबसे जोरदार हमला किया था। कादिरोव के इस कबूलनामे को जंग में रूस की सेना की बढ़ रही परेशानी से जोड़कर देखा जा रहा है, जो यूक्रेन की सेना के हाथों बुरी तरह मार खा रही है। उसके हाथ से जीते हुए इलाके भी फिसलते जा रहे हैं। लेकिन रमजान कादिरोव जब भी सामने आए, उन्होंने यही दावा किया कि वो यूक्रेन को घुटनों पर लाकर रहेंगे और इसके लिए हर बार उन्होंने अपने चेचन लड़ाकों पर भरोसा जताया। लेकिन माना जा रहा है कि ये पहली बार है जब वो इस बात को मान रहे हैं कि यूक्रेन ने उन्हें तगड़ी चोट दी है। चेचन कमांडर ने इसको माना कि 27 अक्टूबर को हुए यूक्रेन के हमले में उनके 23 चेचन लड़ाके मारे गए, जबकि बिल्डिंग में मौजूद 58 से ज्यादा लड़ाके बुरी तरह घायल हो गए। और कहा जा रहा है कि उनके इसी कबूलनामे से पता चलता है कि जंग में यूक्रेन भारी पड़ रहा है। इधर खबर है कि LAC पर चीन की चुनौती से निपटने के लिए भारत ने आधुनिक मालवाहक विमान बनाने का काम शुरू कर दिया, जिसकी तैनाती के बाद भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि देश में ही तैयार किया जा रहा C-295 एयरक्राफ्ट सैनिकों को लेकर ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बनी छोटी हवाई पट्टियों में उतरने में सक्षम होगा। इस योजना के तहत वायुसेना को ऐसे 56 विमान मिलेंगे, जिनकी पहली खेप अगले साल सितंबर तक पहुंचने की उम्मीद है। उधर पंजाब के फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान सीमा पर BSF ने हथियारों की बड़ी खेप बरामद की। बताया गया कि BSF के जवानों को सीमा पर गश्त के दौरान एक बैग मिला, जिसके बाद उन्होंने वहां तलाशी अभियान चलाया। जानकारी के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 AK-47, 3 पिस्तौल और 200 गोलियां बरामद की गई।
इस बीच राजस्थान में बेटियों की सौदेबाजी के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और गहलोत सरकार आमने सामने आ गए। एक दिन पहले एनएचआरसी ने इस मामले में राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया था और पूरे मामले पर 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी तो राजस्थान सरकार ने आयोग पर ही निशाना साध दिया। उनको यहाँ की पुलिस से पहले बात करनी चाहिए थी। आरोप है कि राजस्थान में स्टैंप पेपर पर बेटियों की सौदेबाजी कर उन्हें दूसरे राज्यों में भेजा जाता है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इटली से खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम देने की गुहार लगाई ताकि उनकी सेना रूस की तरफ से होने वाले मिसाइल और ड्रोन के हमलों को नाकाम कर सके, क्योंकि अक्टूबर की शुरुआत में क्राइमिया के कर्ज ब्रिज पर हमले से भड़के पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों को ताबड़तोड़ हवाई हमलों से दहला दिया था। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि रूस ने इन हमलों में अपनी घातक मिसाइलों के साथ ही ईरान से मिले शाहिद 136 आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल किया था, जिनसे हुए धमाकों ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरा यूक्रेन करा उठा था। यूक्रेन का आरोप है कि इन हमलों में रूसी सेना ने रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया था, जिसमें कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। इसीलिए जेलेंस्की ने रूसी मिसाइलों और ड्रोन के हमलों से बचने के लिए इटली से घातक एयर डिफेंस सिस्टम SAMP-T देने की मांग कर दी। जेलेंस्की को उम्मीद है कि इटली से ये एयर डिफेंस सिस्टम मिलने पर उनकी सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, जिसे इटली ने फ्रांस के साथ मिलकर तैयार किया है और इन दोनों देशों की सेनाएं 2011 से ही इसका इस्तेमाल भी कर रही हैं। क्योंकि इस ताकतवर सिस्टम को किसी भी शहर या बड़े इलाके को दुश्मन के हवाई हमलों से महफूज रखने के लिए ही तैयार किया गया है। इसकी इंटरसेप्टर मिसाइल अपने टारगेट को बड़ी आसानी से हवा में ही तबाह कर देती है। ये नीचे उड़ान भरने वाली क्रूज मिसाइल और ड्रोन के साथ ही ऊंचाई पर उड़ान भरने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को भी बेदम करने की ताकत रखता है और इसका रडार दुश्मन पर 360 डिग्री मतलब चारों दिशाओं से नजर रख सकता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम से दागी गई इंटरसेप्टर मिसाइल करीब 5000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टारगेट की ओर बढ़ती है। हालांकि इससे पहले भी अमेरिका ने यूक्रेन को NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम दिए थे, जिसे जेलेंस्की ने कीव की सुरक्षा में तैनात किया था। लेकिन खबर है कि अमेरिका का ये एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के शहरों को पुतिन की मिसाइलों से नहीं बचा पाया था। रूस की घातक मिसाइलों के आगे अमेरिका का NASAMS यानी नॉर्वेजियन एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम पूरी तरह बेबस नजर आया था। अमेरिका का रक्षक कहे जाने वाले इस डिफेंस सिस्टम को हवा में ही मिसाइलों को मार गिराने के लिए तैनात किया गया था। लेकिन एक के बाद एक यूक्रेन के शहर रूसी मिसाइलों का निशाना बनते रहे और अमेरिकी रक्षक देखता रह गया। मतलब ये कि रूस के इन हमलों ने अमेरिका के आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम NASAMS की हवा निकाल दी थी। कहा जा रहा है कि इसी वजह से जेलेंस्की ने रूस के हवाई हमलों से बचने के लिए इटली से एयर डिफेंस सिस्टम देने की मांग की। इधर हरियाणा के सूरजकुंड में चल रहे गृह मंत्रियों और राज्यों के डीजीपी के चिंतन शिविर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया, जिसमें उन्होंने फेक न्यूज से बचने के लिए लोगों को शिक्षित करने पर जोर दिया। कोई भी चीज आती है उसको फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोचो भाई। चिंतन शिविर में सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के अलावा कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। उधर TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के सैकड़ों आतंकियों ने पाकिस्तान में घुसपैठ की। TTP पर पाकिस्तान में कई आतंकी हमलों को अंजाम देने के आरोप हैं और अब इसी खतरनाक संगठन के सैकड़ों आतंकी हथियारों के साथ पाकिस्तान में घुसपैठ करते दिखाई दिए। अफगानिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि ये आतंकी पाकिस्तान के उत्तर वजीरिस्तान में दाखिल हुए। हालांकि पाकिस्तान ने TTP आतंकियों की घुसपैठ की खबर को नकार दिया। इस बीच ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच होने वाला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। मेलबर्न में हो रही लगातार बारिश की वजह से मैच शुरू ही नहीं हो पाया, इसलिए दोनों टीमों को एक एक अंक दे दिए गए, जिसके बाद आयरलैंड ग्रुप 1 में न्यूजीलैंड के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया, जबकि अफगानिस्तान ग्रुप में 6ठे स्थान पर बना हुआ है। उधर इजराइल ने सीरिया को धमकी दी है कि अगर उसने ईरान के साथ मिलकर चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को हथियार पहुंचाए तो वो सीरिया को छोड़ेगा नहीं। इजराइल ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि अगर सीरिया नहीं माना तो वो सीरिया पर बमों की बरसात कर देगा। और बीते कुछ दिनों में सीरिया में 3 हमले हुए भी हैं, जिनके पीछे इजराइल का ही हाथ बताया जा रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान सीरिया और लेबनान के लिए मदद भेजने के नाम पर वहां हथियार पहुंचा रहा है और इसमें सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के भाई उसका पूरा साथ दे रहे हैं। हिजबुल्लाह लेबनान का ही शिया मुस्लिम चरमपंथी संगठन है जिसे ईरान का पूरा समर्थन है। इस वजह से हिजबुल्लाह और इजराइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। 2006 में तो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग भी छिड़ी थी, इसलिए इजराइल ने सीरिया को चेतावनी दी कि वो ईरान की मदद करना बंद कर दे। उधर दिल्ली के अलीपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां मामूली विवाद पर एक कार सवार ने कई लोगों को कुचल दिया। घटना 26 अक्टूबर की बताई गई, जिसका वीडियो अब सामने आया, जिसमें कार सवार अपनी गाड़ी से कई लोगों को रौंदते हुए दिखाई दिया। इसके बाद तो अफरा तफरी मच गई। लोग घायलों की मदद के लिए फौरन पहुंच गए। इस दौरान गाड़ी वाले को पकड़ने की भी कोशिश की गई, लेकिन वो फरार हो गया।
बताया गया कि मोटरसाइकिल सवार और कार सवार के बीच कहासुनी हुई, जिससे भड़के हुए गाड़ी सवार ने उसे टक्कर मार दी। इसके बाद मोटरसाइकिल पर बैठा आदमी भी आग बबूला हो गया और दोनों आपस में उलझ गए। वहां खड़े लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर मोटरसाइकिल वाला उन पर ही भड़क गया। इस दौरान कार सवार अपनी गाड़ी निकालने लगा, मगर जैसे ही उसने उस आदमी को अपनी तरफ आते हुए देखा, उस पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसकी चपेट में कई दूसरे लोग भी आ गए। बाद में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन की धमकी के बाद दक्षिण कोरिया ने यूक्रेन को हथियार देने से मना कर दिया। खबर है कि इससे पहले उसने कई तरह के हथियारों को देने की बात कही थी, लेकिन अब वो वादे से मुकर गया। यानी यूक्रेन की सेना को पश्चिमी देशों से मिले हथियारों से ही रूस के सैनिकों से मुकाबला करना होगा। जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दक्षिण कोरिया से कई तरह के घातक हथियारों की मांग की थी। खबर है कि अमेरिका की सिफारिश के बाद वो हथियार देने को तैयार हो गया था, लेकिन पुतिन की चेतावनी के बाद उसने हाथ खड़े कर दिए। दक्षिण कोरिया ने साफ किया कि वो रूस से किसी भी तरह की दुश्मनी मोल लेकर अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता, लेकिन जंग के बीच जेलेंस्की के लिए इसे बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि दक्षिण कोरिया यूक्रेन को मैन पैड्स यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स देने वाला था। यही नहीं, दक्षिण कोरिया यूक्रेन को कई दूसरे हथियारों के साथ गोला बारूद और तोप भी देने की तैयारी में था, लेकिन दावा है कि अब उसने हाथ खड़े कर दिए, जिसकी वजह से हथियारों की कमी से जूझ रहे जेलेंस्की के जवानों की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि दक्षिण कोरिया बड़े पैमाने पर यूक्रेन की सेना को घातक मैन पैड्स देने वाला था। हालांकि ये मिसाइल सिस्टम उसे दूसरे पश्चिमी देशों से पहले ही मिल चुके हैं, जिनके दम पर वो रूसी सेना से मुकाबला कर रहा है। मैन पैड्स को बेहद घातक माना जाता है। ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लड़ाकू विमानों को पल भर में ढेर करने की क्षमता रखता है। मतलब अगर दक्षिण कोरिया यूक्रेन को ये मिसाइल सिस्टम देता तो रूसी सेना को इसकी कीमत चुकानी पड़ती। बताया जा रहा है कि इसीलिए जैसे ही पुतिन को इसकी जानकारी लगी, उन्होंने सख्त चेतावनी दे दी। इधर पश्चिम बंगाल में छठ पूजा से पहले पोस्टर वॉर छिड़ गई, जिनमें टीएमसी और बीजेपी दोनों पार्टियों के नेताओं पर लापता होने का आरोप लगाया गया। और इसी कड़ी में आसनसोल के टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के छठ पूजा पर लापता होने के पोस्टर लगाए गए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता अग्निमित्र पॉल के लापता होने के भी पोस्टर नजर आए। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि पोस्टर किसने लगाए। उधर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दिन दहाड़े बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। के पास से नाजायज असलाह मोटरसाइकिल बरामद की गई। आरोप है कि बदमाश लूटपाट की फिराक में थे। बताया गया कि पुलिस ने पीछा कर उन्हें घेर लिया और फिर मुठभेड़ शुरू हो गई। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के इलाकों में आई बाढ़ से भारी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से वहां के लोगों का जीना मुहाल हो गया, क्योंकि पानी में घर से लेकर गाड़ियां तक डूब गईं और लोग छतों पर बैठे नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि महीनों से लोग वहां बाढ़ की मार झेल रहे हैं। उधर खबर है कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने फिर बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। दक्षिण कोरिया का दावा है कि उसके सैन्य अभ्यास से किम आग बबूला हो गए और इसीलिए उन्होंने एक और बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर लिया। यही नहीं, खबर है कि किम परमाणु परीक्षण की तैयारी में भी हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने भी इसकी आशंका जताई थी और दुनिया को अलर्ट किया था। बताया जा रहा है कि कई तरह की अलग अलग मिसाइलों के टेस्ट के बाद किम परमाणु परीक्षण करना चाहते हैं, ताकि कोई दुश्मन देश उत्तर कोरिया की तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत न कर पाए। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले ही किम ने 2 ऐसी क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया था, जिनमें परमाणु हथियार भी लोड किए जा सकते हैं। और इन परीक्षणों के बाद से ही यह माना जा रहा है कि किम परमाणु परीक्षण की तैयारी में जुटे हैं। इधर उत्तर प्रदेश के कासगंज से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कोर्ट परिसर में 2 महिला वकील हाथापाई करती दिखाई दी। बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें 2 महिलाएं एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाती नजर आई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें 2 महिला वकील आपस में बहस करती दिखाई दी, लेकिन देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने मारपीट कर रही महिलाओं को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों ने एक न सुनी और एक दूसरे के बाल पकड़कर लात घूंसे चलाती रही। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप पर रूस की सेना बुरी तरह भड़क गई। रूस के अंदर ही दोनों के बीच तलवारें खिंच गईं। दावा है कि ऐसा तब हुआ जब वैगनर ग्रुप के प्रमुख ने रूस की सेना पर सवाल खड़े कर दिए और मजाक उड़ाते हुए यह दावा किया कि रूसी सैनिक यूक्रेन की सेना के भीषण हमले झेल नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से उनके हाथों से यूक्रेन के जीते हुए अहम इलाके निकलते जा रहे हैं। मतलब यह कि वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने अपनी ही सेना की रणनीति को खराब बता दिया। उन्होंने तंज कसा कि रूसी सेना ऐसे ही लड़ती रही तो यूक्रेन से जीतने की बात भूल जाए। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप के प्रमुख की इसी बात ने रूस की सेना को भड़का दिया।
पिछले 8 महीने से जंग लड़ रही पुतिन की सेना को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि कोई उन पर उंगली उठाए। लेकिन पुतिन के खास और वैगनर ग्रुप के मालिक ने रूसी सेना के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, जबकि उन्होंने अपनी प्राइवेट आर्मी की जमकर तारीफ की। दावा किया गया कि जिस तरह से वैगनर ग्रुप के लड़ाके यूक्रेन में लड़ रहे हैं, वैसा रूस की सेना नहीं कर रही है। और इसी वजह से खार्किव और खैरसोन जैसे शहरों में उसके पैर उखड़ गए। लेकिन येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया कि उनके वैगनर ग्रुप के लड़ाके पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको रूसी सेना से ज्यादा सख्त और आधुनिक ट्रेनिंग दी गई है। उन्होंने वैगनर ग्रुप के जवानों को रूसी सेना से बेहतर बताया। दावा किया गया कि वो जानते हैं कि जंग कैसे जीती जाती है। और इसके साथ ही वैगनर ग्रुप के प्रमुख ने यूक्रेन में हार का ठीकरा रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु पर फोड़ दिया। और दावा किया गया कि यही बात रूस की सेना को बुरी लगी, जिसके बाद वो उसी वैगनर ग्रुप के खिलाफ दिखाई दे रही है जिसे रूसी सेना ने ही बनाया है और जिसका मकसद सिर्फ पुतिन के हर आदेश का पालन करना है, चाहे इसके लिए लोगों का खून ही क्यों ना बहाना पड़े। ये ग्रुप दुनिया भर में अपनी बेरहमी के लिए जाना जाता है और इसे पुतिन की कसाई ब्रिगेड भी कहते हैं। वैगनर ग्रुप में ज्यादातर सैनिक रूसी सेना से रिटायर हो चुके फौजी ही हैं, जिनकी कमान पुतिन ने अपने बेहद खास येवगेनी प्रिगोजिन को सौंपी हुई है। माना जाता है कि पुतिन के किराए के ये सैनिक खूंखार जवानों की एक ऐसी फौज है जो किसी नियम कायदे को नहीं मानते, और इसीलिए इस ग्रुप के मालिक ने दावा किया कि वो रूसी सेना से ज्यादा घातक हैं। वो जब हमला करते हैं तो दुश्मन को पूरी तरह तबाह कर देते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि वैगनर ग्रुप की तारीफ और रूसी सेना पर सवाल खड़े करना पुतिन को भी पसंद नहीं आया, क्योंकि दावा है कि जंग के मैदान में वैगनर ग्रुप पुतिन के आदेशों को हवा में उड़ाकर खुद ही फैसले ले रहा है। यहां तक कि पूर्वी यूक्रेन में इस ग्रुप के लड़ाकों ने तो पुतिन के सैनिकों के साथ मिलकर लड़ने से इनकार कर दिया, जिसका सीधा मतलब है पुतिन की सत्ता को चुनौती देना। प्रिगोजिन ने तो रूस के रक्षा मंत्री शोइगु का भी मजाक उड़ा दिया, जिससे वो वैगनर ग्रुप से खार खाए बैठे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन से जंग के बीच यही पुतिन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि रूस में ही उनके दो करीबी टकराने को तैयार बैठे हैं। और अगर ऐसा हो गया तो फिर रूसी सेना और वैगनर ग्रुप में ही जंग छिड़ जाएगी। इधर झारखंड के दुमका से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार गैस टैंकर सड़क किनारे खड़ी बसों से टकरा गया, जिससे वहां भयानक आग लग गई। लेकिन लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब गैस टैंकर में जबरदस्त धमाके होने लगे। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें हादसे के बाद टैंकर से आग का बवंडर उठता दिखा। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई ताकतवर बम फटा हो। आग की लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उठती दिखाई दी। काले धुएं के गुबार ने तो पूरे इलाके को ही ढक लिया। इस दौरान गैस टैंकर में रह रहकर धमाके होते रहे और हर धमाके के साथ आग और भड़कती दिखाई दी। टैंकर में लगी आग इतनी भीषण थी कि उसकी चपेट में आने से वहां खड़ी 3 बसें जलकर राख हो गईं। एक्सीडेंट कर गया और जिससे कि ब्लास्ट हो गया। इस घटना के बाद फौरन पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंच गई। बिना वक्त गंवाए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पाइप से पानी की बौछार की गई और फिर कई घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया। हालांकि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग बुरी तरह झुलस गए। बताया गया कि जो बसें आग में जली वो खाली थीं, नहीं तो हादसा और भी बड़ा हो सकता था। उधर यूक्रेन में ईरान की भूमिका का पता लगने के बाद उज्बेकिस्तान से एक हैरान करने वाली खबर आई। पता चला है कि रूस तक ईरान के हथियार पहुंचने में उज्बेकिस्तान की भी बहुत बड़ी भूमिका है। जब से रूस में ईरान के ड्रोन के इस्तेमाल होने की खबर आई थी, तभी से यह सवाल बड़ी पहेली बना हुआ था कि आखिर ये ड्रोन कहां बनाए जा रहे हैं। क्योंकि ईरान के शाहिद 136 ड्रोन यूक्रेन को अब तक भारी नुकसान पहुंचा चुके हैं। ईरान के ये आत्मघाती ड्रोन ही हैं जिन्होंने बीते 2 हफ्तों में यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मचाई है। इसीलिए ये सवाल बड़ा दिखने लगा था कि आखिर ये ड्रोन कहां बनाए जा रहे हैं। ईरान के सारे सहयोगी देशों के नाम पर कयास लगाए जा रहे थे। इजरायल ने तो पिछले कुछ दिनों से सीरिया में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। इजरायल के हमलों के पीछे भी ईरान के हथियारों का खेल ही वजह मानी जा रही थी। माना जा रहा था कि सीरिया में ही ईरान की फौज की निगरानी में ड्रोन बनाए जा रहे हैं। लेकिन उज्बेकिस्तान से दावा किया गया कि ईरान के ड्रोन तो उनके देश में बनाए जा रहे हैं। ये दावा सामने आने के बाद से ही उज्बेकिस्तान की सरकार खामोश है। वो बता ही नहीं पा रही कि आखिर ये दावे सही हैं या नहीं, क्योंकि अगर उज्बेकिस्तान में हथियार बनाए जाने की बात सही हुई तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का पारा चढ़ना तय होगा। और उज्बेकिस्तान इस वक्त अमेरिका और यूरोप की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहेगा। सबसे बड़ी बात यह कि यह दावा उज्बेकिस्तान के एक बड़े नेता की तरफ से किया गया, जिसने वहां के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को सीधी चुनौती दे दी। उन्होंने साफ कहा कि अगर उनकी बात सच नहीं है तो साबित करके दिखाएं। उज्बेकिस्तान में ईरान के हथियार बनने का दावा करने वाले शख्स उज्बेकिस्तान के संसद के डिप्टी स्पीकर हैं,
ये दावा उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान किया। उनकी बातों को अगर सही माना जाए तो उज्बेकिस्तान में कई निजी हथियार फैक्ट्रियां चल रही हैं। उन कारखानों में ईरान के हथियारों के पुर्जे लाए जा रहे हैं और फिर उन्हें असेंबल करने का काम यानी जोड़ने का काम उज्बेकिस्तान में किया जा रहा है। उसके बाद यही ड्रोन रूस की फौज के पास पहुंचाए जा रहे हैं। इस जानकारी के बाद उज्बेकिस्तान में हड़कंप मचना तय है, क्योंकि यूक्रेन में चल रही जंग में अब तक उज्बेकिस्तान की कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि वहां की सरकार तो हमेशा खुद को जंग से अलग रखती रही है और ये भी कहती रही है कि वो जंग के पक्ष में नहीं है। लेकिन ईरान की मदद का मतलब पुतिन की मदद है। सीधा मतलब यह कि यूक्रेन में चल रही जंग में रूस का साथ दिया जा रहा है। दूसरी तरफ उज्बेकिस्तान से जो जानकारी सामने आई वो केवल ड्रोन बनाने तक की नहीं है, बल्कि ऐसी है जो यूक्रेन और अमेरिका को झकझोर कर रख देगी। क्योंकि पता चला है कि उज्बेकिस्तान में ईरान के केवल ड्रोन ही नहीं बनाए जा रहा है, बल्कि कुछ मिसाइलें भी बनाई जा रही हैं। ये कौन सी मिसाइलें हैं ये तो साफ नहीं हुआ, लेकिन ईरान की मिसाइलों का जिक्र यूक्रेन को परेशान करने वाला है। क्योंकि अब तक यूक्रेन दावा करता रहा है कि रूस की फौज के पास मिसाइलें खत्म हो गई हैं। खबर सामने आई है कि उज्बेकिस्तान में कई तरह के ड्रोन बनाए जा रहे हैं। मतलब यह कि शाहिद 136 के अलावा भी ईरान के कुछ ड्रोन हैं जो बड़े पैमाने पर वहां बनाए जा रहे हैं। इसे अरश 2 की डील वाली जानकारी से भी जोड़कर देखा जाने लगा है। माना जा रहा है कि यह नया ड्रोन अरश 2 हो सकता है, लेकिन वो मिसाइल कौन सी है जो ईरान रूस के लिए बना रहा है ये साफ नहीं है। मिसाइल कितनी दूर तक मार करने वाली है, किस तरह के हथियार ले जाने वाली है, यह भी साफ नहीं है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि यह जमीन से जमीन पर वार करने वाली मिसाइल है। यूक्रेन की जंग में रूस इसी तरह की मिसाइलों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता रहा है। इसीलिए यह खबर अमेरिका और यूक्रेन की टेंशन बढ़ाने वाली है। ऊपर से ईरान की बढ़ती ताकत से इजराइल का भी परेशान होना तय है। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में नशा तस्करों के अवैध तरीके से बने मकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। आरोप है कि नशे का कारोबार कर रहे इन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर वहां अपने मकान बना लिए थे, जिन्हें प्रशासन ने बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। इस कार्रवाई का जो वीडियो सामने आया उसमें खुदाई करने वाली मशीन सड़क के किनारे मौजूद मकान की दीवारों को तोड़ती नजर आई। पहले मकान के अगले हिस्से को तोड़ा गया, फिर पूरी इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान वहां प्रशासन के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। यही नहीं, मकान पर बुलडोजर चलवाने से पहले ही वहां भारी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया था, ताकि किसी तरह का कोई बवाल होने पर उसे वक्त रहते संभाला जा सके। पुलिस के मुताबिक डिंपल और सपना नाम के आरोपियों पर कई मुकदमे दर्ज हैं। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस अब भाड़े के सैनिकों के भरोसे जंग लड़ रहा है। खबर है कि रूस में काम करने आए लोगों को भी अब जंग के मैदान में उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ताकि जेलेंस्की की सेना से मुकाबला किया जा सके। दावा है कि यूक्रेन के सैनिक पुतिन की फौज पर ऐसा कहर बरपा रहे हैं कि वो पीछे हटने को मजबूर हैं। और जैसे जैसे रूस के जवान पीछे हट रहे हैं, यूक्रेन अपनी खोई हुई जमीन को वापस कब्जे में ले रहा है। खबर है कि जंग में रूसी सेना सैनिकों की कमी से हताश हो गई। पश्चिमी मीडिया लगातार यह दावा करता रहा है कि रूस सैनिकों की भारी कमी से जूझ रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी हजारों रूसी सैनिकों की मौत का दावा कर चुके हैं। और बताया जा रहा है कि अब सैनिकों की कमी को दूर करने के लिए पुतिन अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। दावा है कि उज्बेकिस्तान से रूस में काम करने आए कुछ लोगों को भी जंग में उतरने के लिए कह दिया गया है। लेकिन उन लोगों ने यूक्रेन के खिलाफ हथियार उठाने से साफ इनकार कर दिया। आरोप है कि रूस जंग के मैदान में कुछ ऐसे लोगों को भी जाने के लिए मजबूर कर रहा है जो लड़ने के लायक ही नहीं है, यानी पुतिन उन्हें सीधे सीधे मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। दावा है कि अब तक रूस की सेना ने हजारों आम लोगों को जंग में उतारा है, लेकिन इसके बाद भी उसकी फौज में सैनिकों की कमी पूरी नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि जंग में जाने से बचने के लिए रूस से अब तक हजारों लोग भाग चुके हैं। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने पीएम मोदी को देशभक्त बताया और कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। Naturally, he's a patriot of his country. यही नहीं, पुतिन ने पीएम मोदी की विदेश नीति की भी तारीफ की और माना कि भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति के साथ चलने की क्षमता रखता है। रूसी राष्ट्रपति ने ये बातें मॉस्को में एक बैठक के दौरान कही। इधर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शराब के अड्डे को ध्वस्त करने पहुंची आबकारी विभाग की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। अधिकारियों को मुखबिर से शराब के अड्डे की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस के साथ वो उसे ध्वस्त करने पहुंचे, लेकिन वहां कुछ लोगों ने उन पर लाठियों और पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें एक महिला अधिकारी घायल हो गई। उधर कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान पर बंद हुए और सेंसेक्स 203 अंकों की बढ़त के साथ 59,959 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 अंकों की उछाल के साथ 17,786 पर बंद हुआ। हालांकि बैंकिंग और आईटी सेक्टर के शेयरों में गिरावट रही। इस बीच खबर है कि अमेरिका का घातक MQ-9 रीपर ड्रोन मॉक ड्रिल में दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने में नाकाम हो गया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इसी वजह से अमेरिका इसे यूक्रेन जंग में नहीं उतारना चाहता, जबकि आतंक के खिलाफ अभियान में MQ-9 रीपर ड्रोन उसके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हुआ है।
क्योंकि ये ड्रोन पलक झपकते ही सटीक निशाना लगाकर टारगेट को तबाह कर देता है। इसी ड्रोन की मदद से किए गए हमले में अमेरिका ने कुछ महीने पहले खूंखार आतंकी संगठन अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी को ढेर करने का दावा किया था। और जिस तरह हाल के दिनों में यूक्रेन जंग में ईरान के ड्रोन ने अपना लोहा मनवाया, उसके बाद अमेरिका ने भी जंग के मैदान में उतारने के लिए अपने घातक ड्रोन की काबिलियत को परखा। लेकिन खबर है कि फ्लोरिडा के एयरबेस पर हुई एक मॉक ड्रिल में ये ड्रोन अपने टारगेट को तबाह करने में नाकाम रहा, जिसके बाद खुद अमेरिकी वायुसेना के अधिकारियों ने अपने इस घातक ड्रोन को यूक्रेन में रूस जैसी ताकतवर सेना के खिलाफ इस्तेमाल के लिए अनफिट बता दिया, क्योंकि उन्हें यह डर है कि रूस अपने शक्तिशाली एंटी ड्रोन सिस्टम की मदद से MQ-9 रीपर ड्रोन को आसानी से निशाना बना लेगा, जबकि अमेरिका इसे अपना सबसे घातक ड्रोन बताता रहा है और दावा था कि यह ड्रोन उस स्टेल्थ तकनीक से लैस है जिसके इस्तेमाल से आधुनिक रडार और एयर डिफेंस सिस्टम चकमा खा जाते हैं। लेकिन पिछले दिनों हुई मॉक ड्रिल में इस ड्रोन पर किए गए सभी दावों की हवा निकल गई। खबर तो ये भी है कि अमेरिका वायुसेना ने इस ड्रोन को रिटायर करने तक की सिफारिश कर दी और जंग के मैदान में उतारने के लिए इसे अपग्रेड करने की जरूरत बताई जाने लगी। उधर उत्तराखंड के हरिद्वार में कुछ लड़कों ने खुलेआम एक रिहायशी इलाके में कई राउंड फायरिंग की, जिसका उन्होंने वीडियो भी बनाया, जिसमें वो एक गली में खड़े होकर हवा में गोलियां दागते नजर आए। इस दौरान वहां से कुछ लोग भी गुजर रहे थे, मगर इसकी परवाह किए बगैर वो फायरिंग करते रहे, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को उनके पास से कारतूस भी मिले। बताया गया कि पकड़े गए लड़कों में एक उत्तर प्रदेश के मेरठ और दूसरा बिजनौर का रहने वाला है। इधर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें बेकाबू कार की मोटरसाइकिल से जोरदार भिड़ंत होती नजर आई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क से कई गाड़ियां गुजरती दिखाई दी। इसी दौरान वहां से एक मोटरसाइकिल भी गुजरती नजर आई। तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद इनकी जंग की दिशा बदल सकती है, क्योंकि यूक्रेन को डर है कि पुतिन इस बार कुछ ऐसा करेंगे जिससे अकेला यूक्रेन नहीं बल्कि यूरोप के कई देश हिल जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से जेलेंस्की लगातार पुतिन पर हमला कर रहे हैं, लेकिन इस बार का यूक्रेन का दावा हैरान करने वाला है। यूक्रेन की फौज को लग रहा है कि पुतिन की सेना अब कमजोर पड़ने लगी है, इसीलिए उसने यूक्रेन को तबाह करने के लिए प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया, जो दूसरे हर प्लान से ज्यादा खतरनाक है। यूक्रेन की फौज दावा कर रही है कि हार की झुंझलाहट में पुतिन सब कुछ तबाह करना चाहते हैं। यूक्रेन का दावा है कि खैरसोन में पुतिन के पैरों तले जमीन खिसक रही है, इसलिए वो अब आतंकी साजिश बुनने में लगे हैं। ऐसी साजिश जिसका मकसद यूक्रेन को पाना या जमीन के किसी टुकड़े पर कब्जा करना नहीं होगा, बल्कि मकसद होगा केवल तबाही करना, ताकि यूक्रेन भी अपनी सेना की जीत का जश्न न मना पाए। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूस के मीडिया ने दावा किया कि रूस यूक्रेन पर नहीं अमेरिका पर परमाणु हमले का अभ्यास कर रहा है। रूस की न्यूक्लियर ड्रिल के बाद वहां के मीडिया में लगातार इस पर चर्चा हो रही है, जिसमें रूस के मीडिया ने यह तक बोल दिया कि बाइडेन खतरे में है, क्योंकि रूस ने जो ड्रिल की वो अमेरिका पर हमले की ड्रिल थी। रूस के न्यूज चैनल पर हुई इस चर्चा की क्लिप तेजी से वायरल हो रही है। अमेरिका ने इसे रूसी मीडिया का प्रोपेगेंडा बताया और दलील दी कि यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि रूस यूक्रेन में हार रहा है। लेकिन रूस के मीडिया का कहना है कि न्यूक्लियर ड्रिल करके रूस ने जिस तरह के तेवर दिखाए उससे पश्चिमी देश डर गए हैं, क्योंकि पुतिन ने अपनी निगरानी में न केवल परमाणु अभ्यास करवाया बल्कि डंके की चोट पर यह भी बोल दिया कि यूक्रेन युद्ध एक गृह युद्ध है, क्योंकि यूक्रेन रूस का हिस्सा है और वहां चल रही जंग से किसी पश्चिमी देश का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मतलब पुतिन कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन पर मिसाइल चलाए या वहां बम फोड़े, उससे किसी पश्चिमी देश को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां युद्ध नहीं गृह युद्ध चल रहा है और वहां जो होना होगा उसका फैसला रूस कर लेगा। लेकिन ये तो पुतिन कह रहे हैं, बाइडेन इसे नहीं मानते। वो कभी यूक्रेन को ताकतवर हथियार देते हैं तो कभी न्यूक्लियर ड्रिल करके पुतिन को डराना चाहते हैं। लेकिन पुतिन को डराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि नेटो की ड्रिल के दौरान ही रूस ने भी न्यूक्लियर ड्रिल की, वो भी पुतिन की आंखों के सामने। क्योंकि रूस ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से जो अभ्यास किया उसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया, क्योंकि पुतिन ने जो किया वो डंके की चोट पर किया। उनकी आंखों के सामने जमीन, पानी और हवा में मिसाइलें दागी गईं, जिसके वीडियो रूस के न्यूज चैनल पर एक बार नहीं बार बार चले और रूस की इस न्यूक्लियर ड्रिल पर लंबी लंबी चर्चा हुई, जिसमें दावा किया गया कि रूस ने जो ड्रिल की वो यूक्रेन नहीं अमेरिका पर परमाणु हमले का अभ्यास थी। Мы сегодня тренировались уничтожать
Соединенные Штаты Америки и некогда Великую Британию. Так? Абсолютно верно. И если бы रूसी मीडिया पर हो रही इस चर्चा की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई और वायरल होते होते अमेरिका तक पहुंच गई, जिसके बाद अमेरिका में लोग इसे रूस का प्रोपेगेंडा बताने लगे। यही नहीं, ये तो कहा गया कि रूस यूक्रेन में जंग हार रहा है, इसलिए परमाणु युद्ध की बात कर रहा है, या यूं कहें कि दुनिया को परमाणु जंग की ओर धकेलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रूस का मीडिया इन बातों से बेफिक्र है और अमेरिका को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। ये तक कहा गया कि बाइडेन खतरे में है, то Байдену не сдобровать. जबकि बाइडेन रूस की न्यूक्लियर ड्रिल शुरू होने से पहले ही बोल चुके हैं कि रूस ने न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल किया तो ये एक बड़ी गलती होगी, जिसकी सजा भी बड़ी होगी। Russia would be making an incredibly serious mistake for it to use a tactical nuclear weapon. मतलब महायुद्ध की आग में दोनों तरफ से घी डाला जा रहा है, क्योंकि अगर रूस की ओर से भड़काऊ बयान आता है तो अमेरिका का जवाब भी वैसा ही होता है और दोनों तरफ से तलवारें खिंच जाती हैं, क्योंकि अक्टूबर में ही दुनिया की दोनों महाशक्तियों ने अपने परमाणु हथियारों का दम दिखा दिया है। बेल्जियम में चल रही नेटो की ड्रिल 30 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें अमेरिका का B-52 बॉम्बर और F-16 समेत 60 से ज्यादा लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं रूस ने भी न्यूक्लियर ड्रिल की, जिसमें उसने मिसाइलें दागकर नेटो को सीधी चुनौती दे डाली, जिसके बाद ऐसा लगने लगा कि रूस दो मोर्चों पर जंग लड़ने का मन बना चुका है। यूक्रेन में वो वैसे ही खूनी खेल खेल रहा है। कीव का हाल नर्क जैसा हो गया है और वहां के कई बड़े शहर शमशान में बदल चुके हैं। और अब वो अमेरिका से दो हाथ करने के मूड में है, क्योंकि पुतिन ने बिना किसी डर के ड्रिल की, वो भी अमेरिका को पहले से बताकर, जिसका मतलब साफ है कि रूस जो करेगा सामने से करेगा और ठीक वैसे ही करेगा जैसे उसने यूक्रेन में 24 फरवरी की सुबह किया था, जिसके बाद 9 महीने से बाइडेन एंड कंपनी पुतिन की सेना को यूक्रेन से निकालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही। उधर यूक्रेन में परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करने वाले पुतिन के दावे पर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने शक जताया, क्योंकि पश्चिमी मीडिया भी दावा कर चुका है कि यूक्रेन में मिल रही हार से पुतिन बुरी तरह बौखला चुके हैं और वो कभी भी यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर परमाणु बम गिरा सकते हैं। उनके आदेश पर रूस की सेना परमाणु हमले के अभ्यास के लिए बड़ी न्यूक्लियर ड्रिल भी शुरू कर चुकी है। लेकिन परमाणु हमले की तैयारियों के बीच पुतिन के एक बयान ने अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यूक्रेन पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना से साफ इनकार कर दिया। Нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никакого. मतलब ये कि जो रूस महीनों से परमाणु हमले की धमकी देता आ रहा है, उसके तेवर बदलते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अमेरिका उनके दावे पर यकीन करता नहीं दिख रहा, क्योंकि पहले भी कई ऐसे मौके आए जब पुतिन अपने वादे से मुकर गए थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत है यूक्रेन पर हमला। 24 फरवरी को यूक्रेन में अपनी सेना को भेजने से एक दिन पहले तक पुतिन ने हमले से इनकार किया था। तब भी उन्होंने ये कहा था कि रूसी सेना अपनी तैयारियों को परखने के लिए अभ्यास में जुटी है। इसके बावजूद रूसी फौज ने अचानक यूक्रेन पर धावा बोल दिया था। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने ईरान के सुसाइड ड्रोन का दूसरा बैच भी जंग में मैदान में उतार दिया है। रूस को ईरान से मिले शाहिद 136 ड्रोन ने यूक्रेन के पसीने छुड़ाए हुए हैं, लेकिन यूक्रेन की इंटेलिजेंस का कहना है कि रूस के शाहिद ड्रोन इस्तेमाल करने की वजह उसकी ताकत नहीं बल्कि रूस की मजबूरी है। यूक्रेन का दावा है कि बीते 8 महीनों से उस पर मिसाइलें दाग रहे रूस का जखीरा खाली होने लगा है, इसलिए अब वो ईरान के ड्रोन भरोसे है। यानी यूक्रेन का दावा है कि रूस ईरान के शाहिद 136 ड्रोन को अपना हथियार इसलिए बना रहा है क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। शाहिद 136 ड्रोन वो हथियार है जिसने जंग में कमजोर पड़ते दिख रहे रूस को फिर से ताकत से भर दिया है। क्योंकि रूस को शाहिद ड्रोन ऐसे वक्त में मिला जब वो यूक्रेन के हाथों तगड़ी मार खा रहा है, लेकिन ईरान का ड्रोन पुतिन का ऐसा अस्त्र बन गया जिसने यूक्रेन की राजधानी कीव को बुरी तरह दहला दिया। मगर यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस प्रमुख किरिलो बुदानोव ने दावा किया कि शाहिद 136 ड्रोन पुतिन की कोई पहली पसंद नहीं बल्कि उनके पास मौजूद आखिरी ऑप्शन है। मतलब कि शाहिद ड्रोन डूबते को तिनके का सहारा भर है। यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ ने कहा कि रूस की मिसाइलें तेजी से खत्म हो रही हैं। बात चाहे इस्कंदर मिसाइल की हो या कलिब्र की, रूस की हर मिसाइल खत्म होती जा रही है और तो और उनसे एकदम सटीक निशाना भी नहीं लग पा रहा। इसलिए रूस ईरान से बड़ी तादाद में शाहिद ड्रोन खरीद रहा है और वो उन ड्रोन का पहला बैच इस्तेमाल भी कर चुका है। इसलिए रूस को अब शाहिद ड्रोन की दूसरी खेप निकालनी पड़ रही है। लेकिन यूक्रेन का कहना है कि रूस चाहे जितने शाहिद बरसा ले, जीतेगा तो यूक्रेन ही, क्योंकि यूक्रेन का दावा है कि वो भी शाहिद ड्रोन का कचूमर निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इसके सबूत के तौर पर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी जारी की गई जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मार गिराए गए एक शाहिद ड्रोन के बगल में खड़े नजर आए।
दावा किया गया कि रूस ने यह ड्रोन कीव पर दागा था, लेकिन यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसका काम पहले ही तमाम कर दिया। पश्चिमी रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका और उसके साथी देशों के लगाए प्रतिबंध रूस पर इतने भारी पड़ रहे हैं कि वो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट ही नहीं खरीद पा रहा। वहीं अमेरिका और यूक्रेन की एक खुफिया रिपोर्ट का कहना है कि ईरान अपनी शॉर्ट रेंज मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलें भी रूस को देने के लिए तैयार है। इस बीच खबर है कि ईरान के शाहिद 136 ड्रोन का जवाब देने के लिए यूक्रेन ने भी एक ड्रोन तैयार कर लिया है। यूक्रेन ने इस ड्रोन का नाम शार्क रखा है और दावा किया जा रहा है कि इसकी मदद से वो ईरान के ड्रोन को आसानी से मार गिराएगा, जिसने जंग में यूक्रेन की सेना के पसीने छुड़ा रखे हैं। ज़ेलेंस्की की फौज को समझ में नहीं आ रहा कि ईरान के इस तेज तर्रार ड्रोन से निपटा कैसे जाए। यह इतना खतरनाक है कि रफ्तार के साथ आता है और फिर तबाही मचाकर लौट जाता है। दावा किया गया कि पिछले 1 महीने की जंग में ईरान के शाहिद 136 ड्रोन ने यूक्रेन को बहुत नुकसान पहुंचाया। कीव और ज़ापोरिज़िया समेत कई शहरों में तो इसके हमले को पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के पास इस ड्रोन का शिकारी आ गया है। खबर के मुताबिक शार्क नाम का ये ड्रोन शाहिद 136 का मुकाबला करेगा। हालांकि वो खुद इसे मार गिराने में सक्षम नहीं है, लेकिन वो ऐसी जासूसी करने में माहिर है कि ईरान के ड्रोन के आसमान में उड़ते ही उसका पता यूक्रेन की सेना को बता देगा और शाहिद 136 का पता चलते ही यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम तेजी से तैनात हो जाएंगे, जिनके एक वार से ही ईरान के खतरनाक ड्रोन को मार गिराया जाएगा। दावा है कि यूक्रेन का शार्क ड्रोन बेहद आधुनिक है और ये जंग में दुश्मन के दांत खट्टे कर सकता है। बताया गया कि शार्क ड्रोन एक बार में करीब 2 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इस दौरान वो 60 किलोमीटर दूर से भी संदेश भेज सकता है। दावा किया गया कि इस ड्रोन के यूक्रेन की सेना में आ जाने के बाद रूसी सेना को टक्कर देना आसान हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ईरान के ड्रोन का रूसी सेना ने इस्तेमाल किया, उसने ये साफ कर दिया कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम बुरी तरह फेल हो गए। लेकिन अब यूक्रेन इस बात पर खुशी जता रहा है कि उसे एक ऐसा हथियार मिल गया जो उसके रॉकेट लॉन्चर को रास्ता दिखाएगा। यूक्रेन ने दावा किया कि शार्क ड्रोन अमेरिका से मिले मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हाइमार्स की भी मदद करेगा और शार्क का एक इशारा मिलते ही हाइमार्स दुश्मन पर रॉकेट बरसा देगा। यूक्रेन के मुताबिक हाइमार्स ने पहले से ही जंग में रूसी सेना पर कहर ढा रखा है। उसकी मार से बचने के लिए रूसी सेना के सारे पैंतरे फेल हो रहे हैं। अमेरिका से मिले इस हथियार ने रूस के टैंकों का तो बुरा हाल कर दिया और अब यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसका नया ड्रोन हाइमार्स की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। शार्क की मदद से हाइमार्स ज्यादा सटीक निशाना लगा पाएगा, यानी दुश्मन के लिए बच पाना आसान नहीं होगा। यूक्रेन के मुताबिक उसका ड्रोन परीक्षण में पूरी तरह कामयाब रहा और अब तेजी से उसका उत्पादन शुरू किया जाएगा। इधर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें बेकाबू कार की मोटरसाइकिल से जोरदार भिड़ंत होती नजर आई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क से कई गाड़ियां गुजरती दिखाई दी। इसी दौरान वहां से एक मोटरसाइकिल भी गुजरती नजर आई। तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसकी टक्कर लगने से मोटरसाइकिल पर सवार तीनों लोग उछलकर काफी दूर जा गिरे। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते लोगों की भीड़ लग गई। इस हादसे में तीनों लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें वहां मौजूद लोगों ने फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया और ड्राइवर की तलाश में जुट गई। उधर कुर्द लड़ाकों के पीछे पड़े तुर्की ने उन्हें मारने के लिए एक और खतरनाक प्लान बनाया है, लेकिन इस बार वो दूसरे देश में नहीं घुसेगा, बल्कि पूर्वी तुर्की में उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाएगा और उन्हें वैसे ही मारेगा जैसे उत्तरी इराक में एयर स्ट्राइक करके मारा था। फर्क बस इतना होगा कि इस बार तुर्की या ऑपरेशन इराक या फिर किसी और देश में नहीं, बल्कि अपने ही पूर्वी इलाके दर्सिम वैली में चलाएगा, क्योंकि तुर्की में जो कुर्द आबादी है वो इसी इलाके में है। और ये बात तुर्की को बर्दाश्त नहीं। तुर्की कुर्द लड़ाकों को आतंकवादी बोलता है, क्योंकि कुर्द लड़ाकों के संगठन कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने 1984 से तुर्की के खिलाफ हथियार उठा रखे हैं। तुर्की के पूर्वी इलाके की दर्सिम वैली में दुनिया भर की कुर्द आबादी की करीब 18% लोग रहते हैं। इसी वजह से तुर्की वहां उन्हें खत्म करने के लिए ऑपरेशन चलाएगा। अपनी सेना के 500 से ज्यादा सैनिकों को दर्सिम वैली भेजेगा। कुर्द समुदाय के लोग पूर्वी तुर्की, उत्तरी सीरिया, उत्तरी इराक, ईरान और अर्मेनिया के कुछ हिस्सों में रहते हैं और दावा किया जाता है कि दुनिया में इनकी आबादी करीब 4 करोड़ है और इन लोगों की मांग है कि उनका अपना एक अलग देश हो जिसका नाम कुर्दिस्तान रखा जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है और इस समुदाय के लोगों को अलग अलग देशों के अलग अलग हिस्सों में रहना पड़ रहा है, जिनमें तुर्की और इराक जैसे देश भी शामिल हैं। और इसीलिए तुर्की एयर स्ट्राइक करके उत्तरी इराक में उन्हें मार रहा है।
तुर्की उस समय से कुर्द समुदाय का दुश्मन बना बैठा है जब से कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने एर्दोआन सरकार गिराने की कोशिश की थी, जिसके बाद तुर्की उन्हें खत्म करने पर उतारू हो गया। उत्तरी इराक में तो उसने बार बार एयर स्ट्राइक की। उसके लड़ाकू विमान वहां कई किलोमीटर अंदर तक घुस गए और कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर चुन चुन कर बम गिराने लगे, जिसके बाद तुर्की और इराक में ठन भी गई, क्योंकि इराक ने कहा कि तुर्की ने वहां केमिकल बम गिराया है, यानी ऐसा बम जो हवा में जहर घोल देता है। जिसके बाद तुर्की ने इन आरोपों से इनकार किया, लेकिन इससे दोनों देशों के रिश्ते तो बिगड़ गए। लेकिन तुर्की ने इसकी परवाह नहीं की। उसने कुर्द लड़ाकों को चुन चुन कर मारना जारी रखा और अब तुर्की अपने ही देश में ऐसा ऑपरेशन करने जा रहा है, क्योंकि वहां की दरसिम वैली में रह रहे कुर्द लड़ाकों को वो जिंदा नहीं रहने देना चाहता। वैसे इस इलाके में इराक जैसी एयर स्ट्राइक करना आसान नहीं होगा, इसलिए तुर्की वहां अपने सैनिक भी भेज रहा है जो कुर्द लड़ाकों को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। इधर दिल्ली में छठ पूजा की वजह से शराब बेचने पर रोक लगा दी गई। उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने 30 अक्टूबर को ड्राई डे घोषित किया, जिसका मतलब यह हुआ कि छठ पूजा के दिन शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। कुछ दिन पहले कांग्रेस और बीजेपी ने छठ के दिन दिल्ली में ड्राई डे घोषित करने की मांग की थी। उधर अमेरिकी सेनेट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन की लैब से ही कोरोना का वायरस फैला था। हालांकि चीन यह मानने को कभी भी तैयार नहीं हुआ। लेकिन अब अमेरिकी सेनेट की रिपोर्ट ने फिर उस पर सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि कोरोना वायरस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ही लीक हुआ। चीन की इस लैब में चमगादड़ों पर रिसर्च की जाती है। चीन जो राष्ट्र है इस युद्ध के लिए, इस जीवाणु के फैलाव के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। चीन ने अब तक अमेरिकी सेनेट की इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस बीच दिल्ली के पास गाजियाबाद में पार्किंग विवाद में हुई हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद पुलिस उसे लेकर कार बरामद करने के लिए मौके पर पहुंची। जहां दावा है कि आरोपी ने दारोगा की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई और वो भागने में नाकाम रहा। इसको गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगाई गई थी। आरोपी पर पार्किंग विवाद में एक आदमी की ईंटों से कुचलकर हत्या का इल्जाम है। उधर पुतिन ने अमेरिका को बहुत बड़ी चेतावनी दी और ये साफ कर दिया कि वो ईरान के साथ दोस्ती निभाने से पीछे नहीं हटेंगे। पुतिन ने कासिम सुलेमानी की हत्या का जिक्र किया और अमेरिका को इसके लिए फटकार लगा दी और दुनिया को यह दिखा दिया कि वो ईरान के साथ खड़ा है। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और इजरायल अलग अलग तरीकों से ईरान को धमकाने और उस पर दबाव बनाने की कोशिश में लगे हैं। जंग के इस माहौल में ईरान तभी सुर्खियों में आया था जब दुनिया को यह पता चला कि पुतिन की फौज के हाथ में ईरान के हथियार हैं। लेकिन अब तक रूस और ईरान इस दोस्ती पर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे थे। पहली बार पुतिन बोले और ऐसा बोले कि उन्होंने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी। उन्होंने अमेरिका की नीतियों को दमनकारी और लोकतंत्र के खिलाफ बता दिया और आरोप लगाया कि अमेरिका पूरी दुनिया पर केवल अपने नियम और अपना कायदा थोपना चाहता है। कासिम सुलेमानी ईरान की फौज के जनरल थे जिनकी हत्या अमेरिका ने करवाई थी। कासिम सुलेमानी का रुतबा ईरान में एक फौज के अधिकारी से कहीं ज्यादा बड़ा था। कासिम सुलेमानी के जनाजे में लाखों लोगों की भीड़ सड़कों पर उमड़ आई थी और वो ऐसा वक्त था जब ईरान और अमेरिका के बीच जंग की नौबत आने वाली थी। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद सामने आकर यह ऐलान किया था कि उन्होंने ही कासिम सुलेमानी की हत्या की है, जिसका जिक्र करने के बाद पुतिन ने अमेरिका पर तीखा हमला किया। पुतिन ने अमेरिका को याद दिलाया कि उन्होंने कासिम सुलेमानी की हत्या की थी। उसके बाद उसकी जिम्मेदारी भी दुनिया के सामने ली थी। पुतिन ने इशारा कर दिया कि इस तरह का बर्ताव आमतौर पर आतंकियों का होता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे पुतिन ने अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रख दिया हो और एक चेतावनी दी हो कि अमेरिका के तौर तरीके अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अमेरिका लगातार ईरान को न केवल घेर रहा है बल्कि उस पर रूस की मदद का आरोप लगा रहा है। 2 दिन पहले से संकेत मिले थे कि ईरान के खिलाफ पहले से भी ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। पुतिन का यह बयान उसी का जवाब माना जा रहा है। मतलब ये कि बाइडेन के कुछ करने से पहले ही उन्हें ट्रेलर दिखा दिया गया। ये बता दिया गया कि अगर ईरान को छेड़ा तो वो अमेरिका को भी नहीं छोड़ेंगे, जिससे यह भी साफ हो गया कि इस जंग में रूस के लिए ईरान किस कदर जरूरी हो गया है। ईरान के ड्रोन का यूक्रेन में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है और पता चला है कि ईरान के ड्रोन की भूमिका यूक्रेन में और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। बल्कि खबर है कि ईरान की कुछ मिसाइलें भी यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल हो सकती हैं। इसके बावजूद अब तक हथियारों की किसी डील पर न तो ईरान ने कुछ बोला और न ही रूस ने। यहाँ तक कि कई दिनों तक तो ईरान इस बात से ही इनकार करता रहा कि उसका कोई ड्रोन रूस को दिया भी गया है। लेकिन पुतिन के तेवरों से साफ हो गया कि वो ईरान के साथ दोस्ती की डील कर चुका है। हालांकि जंग की शुरुआत में ईरान के साथ अमेरिका ने भी लंबी बातचीत की थी। उस वक्त अमेरिका की कोशिश थी कि कच्चे तेल की जरूरतें ईरान की मदद से पूरी की जाएं। खबर है कि उस वक्त ईरान ने आर्थिक प्रतिबंध हटाने की शर्त रखी थी, लेकिन अमेरिका उस पर राजी नहीं हुआ था। अब रूस और ईरान की दोस्ती बाइडेन को परेशान करने वाली है। साफ है कि ईरान की शर्तों के सामने न झुकना अमेरिका को भारी पड़ने वाला है। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने लाहौर से हकीकी आज़ादी मार्च की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए शहबाज सरकार पर जमकर हमला बोला।
और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर बाहरी ताकतों के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। हिंदुस्तान तो ले सकता है रूस से सस्ता तेल, लेकिन गुलाम पाकिस्तानियों को इजाजत नहीं। वहीं अपने देश की खुफिया एजेंसी ISI पर भड़के इमरान ने जल्द ही उसकी पोल खोलने की भी बात कही। इधर मध्य प्रदेश के सतना में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चोरों ने जिला अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई के पाइप को चुराने की कोशिश की, जिसकी वजह से 100 से ज्यादा मरीजों की जान खतरे में आ गई। हालांकि अस्पताल ने मरीजों तक किसी तरह ऑक्सीजन पहुंचाकर बड़ा हादसा होने से टाल दिया। लीकेज होने के कारण उसमें ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी वो हमारी बाधित हुई थी। इस मामले में अस्पताल ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। इस बीच ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 में इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा। बारिश की वजह से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाला मैच रद्द हो गया, जिसके बाद दोनों टीमों को एक एक अंक दे दिया गया और इसके साथ ही ग्रुप 1 में इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया अपना अगला मैच 31 अक्टूबर को आयरलैंड के साथ खेलेगी। उधर खबर है कि यूक्रेन की जंग का हॉटस्पॉट बने जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में रूस ने अब अवैध निर्माण शुरू कर दिया है। जापोरिजिया प्लांट पूरे यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु पावर प्लांट है, जिस पर मार्च से ही रूस कब्जा जमाए बैठा है। उसके आसपास छिड़ी जंग ने पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े किए हुए हैं और उस पर अब दावा है कि उस जापोरिजिया न्यूक्लियर परमाणु प्लांट में रूस धड़ल्ले से निर्माण करने में लगा है। यूक्रेन पहले दिन से कहता आ रहा है कि रूस प्लांट के आसपास मिसाइलें और बम दागने में लगा है। ऐसे में अगर निशाना जरा सा भी इधर से उधर हो गया तो जापोरिजिया न्यूक्लियर परमाणु प्लांट का रेडिएशन पूरे के पूरे यूरोप को ले डूबेगा। इसी वजह से UN की न्यूक्लियर एजेंसी IAEA के हाथ पांव फूले हुए हैं। वो प्लांट के इर्द गिर्द सिक्योर जोन बनाने की बात कह रही है, जिसका मतलब यह है कि न तो प्लांट के अंदर से फायरिंग होगी और न ही प्लांट पर निशाना साधा जाएगा। हालांकि इस पर रूस के एक अधिकारी ने कहा कि IAEA का आइडिया सही है और वो उसके लिए राजी है। इधर उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान की सदस्यता रद्द कर दी गई। विधानसभा सचिवालय की तरफ से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई और चुनाव आयोग को भी इसकी जानकारी दे दी गई। मतलब अब आजम खान विधायक नहीं रह गए। MP MLA कोर्ट ने उन्हें भड़काऊ भाषण देने के मामले में 3 साल की सजा सुनाई है। लिहाजा कोर्ट के फैसले के बाद विधानसभा के स्पीकर ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी। उधर दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक लड़के की सरेआम चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि वो काम से लौटकर अपने घर जा रहा था और इस दौरान कई लड़कों ने चाकुओं से उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। हालांकि हमले की वजह का पता नहीं चल पाया। इधर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन के सफर की प्रदर्शनी लगाई गई। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद कई लोग प्रदर्शनी देखने के लिए पहुंच गए। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में इस प्रदर्शनी को लगाया गया है, जहां प्रधानमंत्री मोदी के बचपन से लेकर उनके पूरे सियासी सफर को खूबसूरत पेंटिंग के जरिए दिखाया गया है। इस बीच रूस की अमेरिकी सैटेलाइट को निशाना बनाने की धमकी का अमेरिका ने जवाब दिया। रूस ने अमेरिका को धमकी दी थी कि अगर उसने यूक्रेन की मदद करनी बंद नहीं की तो बात जमीन से निकलकर स्पेस तक पहुंच जाएगी और अमेरिका को वहां रूस के भयंकर हथियारों का सामना करना होगा। पूरी दुनिया जानती है कि पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, खास तौर पर अमेरिका, जिसने अरबों डॉलर के हथियार यूक्रेन को दिए, जिनके बलबूते यूक्रेन ने इतने महीने तक रूस से लोहा लिया। और यही वजह रही कि रूस ने बार बार अमेरिका को रोका। लेकिन अब पानी पुतिन के सर से ऊपर जा चुका है और इसीलिए उन्होंने अमेरिका के साथ स्पेस वॉर छेड़ने का मन बना लिया है। क्योंकि रूस ने साफ साफ बोल दिया कि अमेरिका यूक्रेन को मदद देता रहा तो स्पेस में उसके सैटेलाइट नहीं बचेंगे, क्योंकि रूस को शक है कि अमेरिकी सैटेलाइट उसकी जासूसी कर रहे हैं। वैसे ऐसी खबरें कई बार आ चुकी हैं कि अमेरिकी सैटेलाइट रूस के लड़ाकू विमानों पर नजर रख रहे हैं और ये पता लगा रहे हैं कि रूस के लड़ाकू विमान, उसकी सेना और उसके बड़े बड़े हथियार कहां जा रहे हैं। ये तक खबर आई थी कि अमेरिकी सैटेलाइट रूस के परमाणु हथियारों की भी जासूसी कर रहे हैं और ये बात पुतिन को बर्दाश्त नहीं। इसीलिए उन्होंने अमेरिका को स्पेस वॉर की चुनौती दे डाली। मतलब ये कि रूस और अमेरिका जमीन ही नहीं स्पेस में भी लड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका ने पुतिन की धमकी का जो जवाब दिया वो भी कम भड़काने वाला नहीं था। अमेरिका ने पुतिन की धमकी के जवाब में बयान दिया कि रूस जैसा हमला करेगा उसे वैसा ही जवाब मिलेगा। मतलब बाइडेन और पुतिन की दुश्मनी जमीन से स्पेस में पहुंच चुकी है और अगर यूक्रेन के मुद्दे पर दोनों यूं ही लड़ते रहे तो मुमकिन है कि स्पेस में भी एक जंग छिड़ जाए। इधर उत्तर प्रदेश के मऊ से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां एक बस दुकानों से जा टकराई, जिसका वीडियो दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया, जिसमें एक आदमी के ऊपर से गुजरती हुई बस सीधा 2 दुकानों से जा भिड़ी। इसके बाद तो वहां चीख पुकार मच गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए और दुकानों को काफी नुकसान पहुंचा। परिवहन विभाग का दावा है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त बस में ड्राइवर नहीं था, जबकि लोगों का आरोप है कि ड्राइवर ने शोर मचाने पर भी ब्रेक नहीं लगाया। हम लोग चिल्ला रहे थे, ब्रेक मारिए ड्राइवर साहब। इस मामले में लोगों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। हादसे का शिकार हुई बस मऊ से प्रयागराज जा रही थी
उधर खबर है कि यूक्रेन यूरोप से बिजली आयात करने वाला है, क्योंकि 8 अक्टूबर के बाद रूस ने जो मिसाइल अटैक किया उसने यूक्रेन की बिजली व्यवस्था की कमर ही तोड़ दी। वहां के ज्यादातर इलाके अंधेरे में डूब गए, क्योंकि 8 अक्टूबर के बाद रूस ने वहां जो मिसाइलें गिराई उनके निशाने पर यूक्रेन के बड़े बड़े पावर प्लांट थे, जिन्हें पुतिन की मिसाइलों और बम ने खड़े खड़े उड़ा दिया और जेलेंस्की देखते रहे। नतीजा यह हुआ कि कीव, नीप्रो, जापोरिजिया, लवीव, चेर्नोबिल, लुहांस्क, खार्किव, ओडेसा और जतोमर जैसे बड़े बड़े शहरों के कई इलाके अंधेरे में डूब गए, क्योंकि पुतिन का टारगेट ही वो जगह थी जहां से यूक्रेन में उजाला फैलता है, मतलब बिजली आती है। यानी पुतिन ने जिन इलाकों में मिसाइल से तांडव किया वो यूक्रेन की लाइफलाइन थे, और पुतिन ने वहां अटैक करके वो लाइफलाइन ही काट दी। नौबत यह आ गई कि जो यूक्रेन कुछ महीने पहले तक बिजली का निर्यात कर रहा था, उसे अब बिजली का आयात करना पड़ रहा है, क्योंकि रूस के मिसाइल अटैक में यूक्रेन के 30% पावर प्लांट बर्बाद हो चुके हैं, जिनकी मरम्मत शुरू तो हो चुकी है, लेकिन काम पूरा होने में कई महीने लग जाएंगे। मतलब इस बार की सर्दी में यूक्रेन में उधार का उजाला होगा, क्योंकि यूक्रेन में बिजली आयात करने की तैयारी हो रही है, जिसके लिए वहां की एक बड़ी कंपनी जेएससी ने स्लोवाकिया से बिजली इंपोर्ट का पहला टेस्ट किया। यूक्रेन में बत्ती गुल होने की नौबत 8 अक्टूबर को हुए बड़े हमले के बाद आई है, जबकि इससे पहले जंग के बीच भी कभी यह नौबत नहीं आई कि यूक्रेन को बिजली आयात करनी पड़े। उल्टा मार्च से अगस्त तक वो पड़ोसी देशों को बिजली निर्यात कर रहा था, क्योंकि यूक्रेन के पावर प्लांट अच्छी खासी बिजली का उत्पादन कर रहे थे और वहां पोलैंड, रोमानिया, मोल्दोवा और स्लोवाकिया को बिजली भेजी जा रही थी। लेकिन अब यूक्रेन स्लोवाकिया से बिजली आयात करने की तैयारी में है, क्योंकि पुतिन ने सर्दी से ठीक पहले यूक्रेन को इतना मजबूर कर दिया कि उसके पास बिजली का इंपोर्ट करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं बचा। वो मजबूर है क्योंकि उसके पावर प्लांट काम नहीं कर रहे हैं, ऊपर से सर्दियां सर पर हैं। ऐसे में उसे दूसरे देशों से बिजली उधार लेनी पड़ रही है। मतलब पुतिन का तीर निशाने पर लगा और यूक्रेन को अंधेरे में डुबोकर मारने का उनका प्लान रंग लाया। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में बच्चा चोरी के शक में एक महिला को भीड़ ने पकड़ लिया। आरोप है कि वो 3 साल के बच्चे को लेकर भाग रही थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और बच्चे को लेकर पूछताछ की। इस घटना की जानकारी लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को गिरफ्तार कर लिया। उधर अमेरिका के लॉस एंजलिस में रिहायशी इलाके में एक शेर को देखे जाने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद एहतियातन पास के स्कूल को बंद कर दिया गया और इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंचे वन विभाग ने शेर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाग निकला और पास के जंगल में जा छिपा। इस बीच दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें दिवाली के दिन चलती कार पर रखकर कुछ लोगों ने पटाखे फोड़े, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गाड़ी के पिछले हिस्से पर की जा रही आतिशबाजी के दौरान ही वो कई किलोमीटर तक गाड़ी को घुमाते रहे। ये वीडियो दिवाली की रात का बताया जा रहा है, लेकिन वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई। उसने तेजी से उन लड़कों का पता लगाया और फिर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। जंगल में शेर, बाहों में मोर। उधर खबर है कि यूरोप की गैस की जरूरतों को पूरा करने के लिए अर्जेंटीना के साथ एक अहम डील हो सकती है। इस डील के जरिए अर्जेंटीना की गैस को यूरोप पहुंचाने का नया रास्ता निकल सकता है। और यूरोपियन यूनियन का मानना है कि यह डील यूरोप की सारी तकलीफों का इलाज बन सकती है। यूरोपियन यूनियन के अधिकारी पिछले कुछ दिनों से अर्जेंटीना में। दावा है कि अर्जेंटीना के पास नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा प्राकृतिक भंडार है, लेकिन ना तो उसके पास गैस निकालने का बहुत बड़ा कारोबार, ना ही उसकी गैस के ग्राहक और ना ही गैस की सप्लाई के इंतजाम हैं। इसलिए अर्जेंटीना को बहुत बड़े निवेश की जरूरत है। माना जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन अर्जेंटीना की निवेश में मदद करेगी और अर्जेंटीना की गैस यूरोप तक पहुंचने का रास्ता साफ हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन का दावा है कि इस डील पर बहुत जल्द मोहर लग जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो अर्जेंटीना गैस के कारोबारी खेल में एक बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। दूसरी तरफ यूरोप को भी रूस की गैस का विकल्प मिल जाएगा। इधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां गैस पाइपलाइन में अचानक आग लग गई। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें दुकान के सामने से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया और देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद फौरन फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों ने पानी की बौछार शुरू कर दी। यही नहीं, उन्होंने आग को बुझाने के लिए खुदाई करने वाली मशीन का भी सहारा लिया, क्योंकि आग इतनी भीषण हो चुकी थी कि उसे बुझा पाना आसान नहीं था। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। उधर पुतिन की परमाणु हमले की धमकी से घबराए नेटो ने अपनी हवाई ताकत को धार देना तेज कर दिया। रूस पहले ही बोल चुका है कि यूक्रेन में आधुनिक हथियारों की सप्लाई उसके और नेटो के बीच सीधी जंग की वजह बन सकती है। और जिस तरह पिछले दिनों पूर्वी यूरोप में नेटो देशों की सीमाओं के पास रूस के घातक बॉम्बर TU-95 और TU-160 ने उड़ान भरी
उनकी धमक ने नेटो के कान खड़े कर दिए और रूस को अपनी हवाई ताकत दिखाने के लिए नेटो ने भी बड़ी एयर ड्रिल शुरू कर दी, जिसमें अमेरिका, इटली और पोलैंड के आधुनिक लड़ाकू विमानों ने हमले का अभ्यास किया। इस एयर ड्रिल में अमेरिका के खतरनाक F-22 रैप्टर ने दम दिखाया, जबकि इटली के यूरोफाइटर टाइफून जेट और पोलैंड के F-16 लड़ाकू विमानों ने भी शक्ति प्रदर्शन किया। मतलब ये कि नेटो ने इस एयर ड्रिल के जरिए पुतिन को ये चेतावनी दे दी कि अगर उन्होंने नेटो देशों के खिलाफ कोई भी गलत कदम उठाने की सोची तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उठ ए कलम संवाद कर, उठ ए कलम संवाद कर, शब्दों को जिंदाबाद कर। 100 बात की एक बात कही गौतम ने, मत चल लकीरों पर कभी, जब जो भी कर अपवाद कर। मिलते हैं सोमवार को, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात का।